Hello guys, welcome back to my channel. Today we are discussing about the chapter 8 controlling of class 12 business studies. Before starting my video, please subscribe my channel and like and share my videos with your friends. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग से पहले जो हमारे फंक्शंस थे हमने पढ़े थे. कौन कौन से फंक्शंस थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग. ठीक है. अब जो प्लानिंग है उसके अंदर हम क्या करते थे? प्लान सेटल डाउन करते थे कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है काम करना है. अब कंट्रोलिंग की बात करें, द फर्स्ट फंक्शन जो प्राइमरी फंक्शन होता है हमारी मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज प्लानिंग. जो लास्ट फंक्शन है वो कंट्रोलिंग है. अगर हम कहें कि हम कंट्रोलिंग को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या अपनी मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर से एक्सक्लूड कर दें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? ठीक है, ये बात भी हम करेंगे अभी बाद में. पहले हम समझते हैं कि कंट्रोलिंग होता क्या है. कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को. एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ से आई है? जो आगे हमने काम किया है. ठीक है. स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कौन सी परफॉर्मेंस है? जो प्लानिंग में हमने बनाई है. ठीक है. प्लानिंग के अंदर जो हमने बनाई थी कि हमने कहा था, मान लीजिए अभी 12th के एग्ज़ाम्स होंगे तो आपने सोच रखा था कि आपने 95% जो है अचीव करना है. स्टार्टिंग में आपने सोच रखा था. ठीक है. बिना गोल के आप आगे की क्लास कर रहे हैं तो डैट इज़ नॉट गुड. ठीक है. आपने सोचा कि आप 95% अचीव करेंगे. फिर उसके बेसिस पर आपने क्या किया? अपना जो सेटल है, अपना काम जो है वो किया, आपने क्लासेस अटेंड करी, सब कुछ किया. ठीक है. उसके बाद अब आप ये मेजर करेंगे कंट्रोलिंग के अंदर कि आपने जो भी एफर्ट्स डाले उसका क्या रिजल्ट आया. मान लीजिए आपकी जो परसेंट है वो आई 92%. अब इसमें क्या हुआ? डिफरेंस आया. ये कंपैरिजन कहाँ करा जाता है? कंट्रोलिंग के अंदर करा जाता है. अब देखिए, दो सिचुएशंस हो सकती हैं. या तो आपकी 92% आई, कम आई उससे, और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? आपने 97% स्कोर कर लिया. 97%. अब दो सिचुएशंस आ गई हमारे पास कि आपने 92% भी स्कोर कर लिया और 97% भी स्कोर कर लिया. दोनों आपके पास हैंगी. अब आप क्या करोगे? उस पहले वाले से क्या करोगे? कंपेयर करोगे. कंट्रोलिंग के अंदर हम ऐसे ही करते हैं, कंपेयर करते हैं. जो भी आपने पॉलिसी बनाई थी, यानी जो आपने सोचा था, प्लान करके रखा था कि मैं अगर इस तरह से पढ़ूंगी तो मेरी ऐसी आएगी, अगर मैं इस तरह से पढ़ूंगा तो मेरी ऐसे आएगी, जो भी है. ठीक है. आपने नोट्स बनाए, सब कुछ किया. उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल हो गए, आपने उतना स्कोर किया या उससे ज़्यादा स्कोर किया, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे कि मैंने ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई थी या ऐसी कौन सी मैंने प्लानिंग करी थी जिसकी मदद से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ गया. अगर आपकी कम आई, 92% आ गई, तो आप क्या करोगे? उसको भी फाइंड आउट करोगे कि ऐसे कैसे हो गया, मेरे इतनी मेहनत के बाद 92% कैसे आई, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी जिसकी वजह से मेरे को इतना मतलब जो परसेंटेज थी वो मेरी डाउन हो गई. डाउन तो नहीं है, अच्छी ही है. ठीक है. लेकिन जो एक आपने गोल सेट किया था उससे कम आई है. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने मान लीजिए सोच रखा था कि 1000 गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो प्लानिंग के अंदर उसने अपना गोल सेटलमेंट कर लिया था कि 1000 गुड्स प्रोड्यूस करेगी. लेकिन बाद में उसने 1000 से कम कर लिए, 700 कर लिए. तो क्या हो गया? वो अब चेक करेगी कि कहाँ मेरी गलती रह गई थी. क्या पता कोई लेबर उस समय एब्सेंट रही हो या कोई स्ट्राइक पे चला गया हो. ठीक है. ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेगी कि क्या रीजंस रहे थे कि जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस बहुत कम रही. अगर मान लीजिए 1000 पर्सन्स जो हैं, ठीक है, सॉरी 1000 पर्सन्स नहीं, उसने 1000 प्रोडक्शन करनी थी. अगर वो 1200 की प्रोडक्शन कर लेती है तो वो ये देखेगी कि उसने ऐसी कौन सी नई पॉलिसी बनाई थी
ऐसा कौन सा चेंज किया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसकी हेल्प से उसने एक तो बहुत अच्छे से अपना गोल भी अचीव किया और बल्कि उससे ज़्यादा करा। ठीक है, अब 3 तरह की हमारी देखो, कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म एज पर द प्लान्स। कंट्रोलिंग का मतलब अगर कहें सिंपल वे में, मेनली एनसीईआरटी वे में, तो क्या है कि ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे एक्टिविटीज़ कर रही हैं, क्या वो एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स हैं, कि उन्होंने जो प्लान्स बनाया था उनके अकॉर्डिंग वो वाली सारी एक्टिविटीज़ हैं या नहीं हो रही हैं। ये सारा कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, देखते हैं, परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं कंट्रोलिंग की, तो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन actual performance and standard performance. If there is any deviation, then find out the reason for that deviation. ठीक है, अगर कंट्रोलिंग के अंदर कोई भी डेविएशन आती है तो हम उसका रीज़न फाइंड आउट करते हैं। एक 3 तरह की डेविएशंस होती हैं हमारी। जो डेविएशंस हैं वो कितनी तरह की होती हैं, 3 टाइप्स की। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, एक होती है ज़ीरो एंड देन माइनस डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या आएगा, यही एग्जांपल लेते हैं हम। 95% इन आपने करनी थी, कितनी कर ली, 97%, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। अब 95 आपका गोल था और ज़ीरो डेविएशन के अंदर 95% ही आपने अचीव कर ली। माइनस में क्या हो जाएगा, 92% अचीव करिए, तो ये आपकी माइनस डेविएशंस हैं। आपने कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज़ के अंदर गड़बड़ करी होगी या आपने कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा। ठीक है, आपने वो देखना है, अपनी जो रीजंस हैं फाइंड आउट करने हैं। कंट्रोलिंग के अंदर पूरा एक प्रोसेस है, वो हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या फीचर है, कंट्रोलिंग जो है एज अ लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके अंदर हमारा एंड काम जो है वो यही है कि हमें क्या करना होता है, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी किस परफॉर्मेंस से मेजर करना होता है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। ठीक है, चलिए, द फर्स्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन, कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। यानी कंट्रोलिंग एक फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शंस है, यानी देयर आर मैनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लाइक प्लानिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया एंड कंट्रोलिंग हो गया। वन ऑफ ऑल दीज फंक्शंस कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंट्रोलिंग जो है इन सारे फंक्शनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर कंट्रोलिंग को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इफ कंट्रोलिंग इज एक्सक्लूडेड, ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर रेंडर्ड मीनिंगलेस। वो कैसे रह जाएंगे, मीनिंगलेस रह जाएंगे, उनका कोई काम नहीं होगा। मान लीजिए प्लानिंग के अंदर हमने सब कुछ डिसाइड कर रखा था, अगर हम ये चेक ही नहीं करोगे, आप लोग अपने 95% सोच रखा था, अब आ गई आपकी 92%, अगर आप चेक ही नहीं करोगे कि आपने कहाँ गलती करी या आपने जो सोच रखा था उससे कहाँ तक आप पहुँचे हो, तो क्या होगा, उस प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा था? आपकी 92% आ गई, बस आप खुश हैं, तो उस प्लानिंग का क्या फ़ायदा जब आपने कुछ उसको देखा ही नहीं कि आपने 95% सोचा था, आपकी 92% आ गई, तो मेरी क्या गलती रही है? जब आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया तो आप वो गलती दोबारा करोगे। ठीक है, तो जो अदर फंक्शंस हैं विदाउट कंट्रोलिंग मीनिंगलेस हैं। आप एनालाइज ही नहीं करोगे, आपने देखा कि मेरा तो रिजल्ट आ गया, चलो पास ही होऊंगा, अच्छा रिजल्ट हो गया, आपने उसको मेजर ही नहीं करा, आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस ही नहीं देखी, उसके प्रति कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन के अंदर क्या है, जो कंट्रोलिंग है वो परवेसिव फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि ये द कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। ठीक है, हर जगह पर ये होता है, बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, एवरी मैनेजरियल लेवल, हर एक मैनेजरियल लेवल पर किया जाता है, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, हर जगह पर कंट्रोलिंग का जो यूज़ है वो किया जाता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग जो है एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, हम बार बार इसको करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, आपने क्या करा, इस रिजल्ट को देखा, अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से एनालाइज किया कि आप कितना उसको कवर अप कर पाए। फिर आपने ये देखा कि अगर कहीं मेरी गलती है, डेविएशंस का मतलब है हम ये देखते हैं क्या हमारे को जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में मिला है, हमें अच्छे फॉर्म में मिला है, बराबर ही है, या नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है, जो मैंने आपको उसके टाइप्स बताए थे। तो एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, इसी के बेस पर हम आगे अपनी नई जो ईयर है उसकी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो नया ईयर होता है उसकी प्लानिंग करती है। जो गलतियां हैं वो उस गलतियों को दोबारा नहीं करेगी। अगर आपको उस चीज़ से बेनिफिट मिला है तो वो उसी बेनिफिट को लेते हुए आगे चलेगी, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मैं हर बार यही कहती हूँ मोस्टली कि आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी की ही जो वर्डिंग्स हैं वो आती हैं। हमारी जो टीचर्स थी वो भी यही कहा करती थी कि एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो आप अदर बुक्स खरीद रहे हैं वो खरीदिए, बट उसको सिर्फ केस स्टडीज़ के लिए ही रखिए, समझिए। पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी इज़ बेस्ट, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। अगर आपने यहाँ पर 12th में ये सोचा कि आपने जो परफॉर्मेंस है आपकी अच्छी गई है, ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर जब बीकॉम करेंगे या जो भी आपने कोर्स करना है, आप उस एक मेथड को साथ के साथ लेते चलेंगे कि ये इस मेथड से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मान लीजिए आपने 11th में कोई नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ बुक पढ़ी थी। अब इस बार आपने नोट्स बनाए, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत बढ़िया से नोट्स बनाए हैं, अच्छे से क्लासेस ली हैं, पिछले साल आपने क्लासेस भी अच्छे से नहीं ली थी, तो ये मान लीजिए 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो आपको हेल्प करी आपका इम्प्रूव करने में, ठीक है, जो हेल्प करी आपकी इम्प्रूवमेंट के अंदर। तो उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर उसी के बेसिस पर आगे का जो प्लानिंग है वो चलेगा। कंट्रोल डज नॉट मीन एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म ओनली फॉर वंस। सिर्फ एक टाइम नहीं की जाती है और इट इज़ रिपीटेड आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल, बट इट इज़ नीडेड एट ऑल टाइम्स। अंडर कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस हैज़ टू बी असेस्ड कंटिन्यूसली। कंट्रोलिंग के अंदर हम प्रोग्रेस कंटिन्यूसली असेस्ट करते रहते हैं। अब टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं। पहले आप क्या आए, मान लीजिए 10 मार्क्स आए, फिर 20 में से आ गए, मान लीजिए 10 मार्क्स आए, फिर आपने धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट करी, आपके 15 आए, अब आप और इम्प्रूवमेंट करेंगे, फिर 20 आएंगे। तो आपने ये देखा कि आपने क्या करी, इम्प्रूवमेंट करी अपने अंदर। तो ऐसे ही कंट्रोलिंग के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। जहाँ हमने गलती करी है उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो गलतियाँ बार बार आप करते रहेंगे, ठीक है। कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग जो है बिगनिंग भी है और एंड भी है मैनेजमेंट का। वैसे अगर हम देखें, बात करें तो कंट्रोल जो मैनेजमेंट के फंक्शंस दे रखे हैं उसमें सबसे लास्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर बिगनिंग की बात करें, जब तक आपने प्लानिंग बनाने से पहले आपने पहले ये देखना होगा, कंट्रोलिंग करनी होगी, यानी कि मेजरमेंट करनी होगी, आपने डेविएशंस फाइंड आउट करनी होगी, तभी आप प्लान बना सकते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर वो बिगनिंग है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के प्रोसेस का क्या है, बिगनिंग पार्ट है, और एंड पार्ट देखें तो प्लानिंग बना ली, फिर उसके बाद जो गोल सेट किए थे उसको हमने कहाँ करा, कंट्रोलिंग में मेजर करा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग जो है किससे रिलेट है, रिजल्ट से रिलेट है। हम यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, डेविएशंस निकालते हैं। डेविएशंस क्या है, रिजल्ट ही तो है, डेविएशंस निकालते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। कंट्रोल इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स बिकॉज वी एक्सेस प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट एंड टेक करेक्टिव एक्शन आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेविएशंस, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंट्रोलिंग इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए मैं एक बात और बताऊँ आपको, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं, ठीक है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये आपने करना ही करना है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इम्पॉर्टेंस में है फर्स्ट, एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अकम्प्लिशिंग का मतलब है कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कंट्रोलिंग फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मेजर करता है कि वो कंप्लीट हुआ या
नहीं हुआ, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके ऊपर राइट एक्शन लिया जाता है। फिर है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को जज करना। इसके अंदर अगर हम कहें, अगर एक गुड कंट्रोल सिस्टम है मैनेजमेंट के अंदर, तो वो क्या होगा, अब हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाया था वो उसको एक्यूरेट क्या करेगा, सेटअप करेगा ढंग से, और फिर उसके बाद कंट्रोलिंग के अंदर वो उसको देखेगा, चेकआउट करेगा, एक्यूरेट रिजल्ट निकालने में हेल्प करता है। ठीक है। An efficient control system keeps a careful check on the changes takes place in the organization and in the environment and help to review and revise the standards in light of such changes. उन चेंजेस को लाइट आउट करेगा। लाइट आउट करने का मतलब है कि बाहर लेकर आएगा कि हमने ऐसे क्या चेंजेस किए थे जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिली या फेलियर मिला, तो उसके ऊपर फिर वो उस चेंज को, या तो अगर सक्सेस मिली होगी तो उस चेंज को आगे बढ़ाएगा, नहीं मिली होगी तो उस चेंज को भी दोबारा चेंज करेगा। ठीक है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज करता है। ठीक है। इसके अंदर हम जब कंट्रोलिंग करते हैं उस टाइम पर हम ये ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी परफॉर्मेंस है किस हिसाब से होनी चाहिए, अच्छे तरीके से हमें परफॉर्मेंस करनी है। ठीक है। और मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। प्री डिटरमाइंड जो हमारी स्टैंडर्ड्स होती हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। और उस देखिए, मान लीजिए मैं इसका एक और एग्जांपल नया देती हूँ। कंट्रोलिंग जो है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लास्ट में मेजर करते हैं एक्चुअल और वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। उसके बाद हम लोग डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं। डेविएशंस फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव डेविएशन है तो हम उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे, अच्छा एक्शन लेंगे उसके ऊपर। ठीक है। तो जो नेगेटिव डेविएशन निकल कर आई हैं, अब हमें लगा कि ये वर्कफोर्स कम थी उस टाइम पर, या रिसोर्सेज कम थे, जो भी रीज़न रहा होगा, तो उस रीज़न को हम आगे गलती नहीं करेंगे। वही रीज़न हम बार बार नहीं दोहराएंगे कि नहीं भैया हमारी वर्कफोर्स कम थी तो हम रिक्रूटमेंट करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज कम था तो हम रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है। उस गलती को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो रिसोर्सेज है, चाहे वो हमारी लेबर हो, लेबर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो हमारा लेबर हो चाहे रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो, सारे रिसोर्सेज का एफिशिएंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, मोटिवेशन इम्प्रूव करता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो हमने एक वो पढ़ा था, परफॉर्मेंस अप्राइजल का पॉइंट पढ़ा था। उसके अंदर क्या होता था, हम क्या कहते थे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका एक परफॉर्मेंस निकाला जाता है, उस परफॉर्मेंस के बेस पर उनको रिवॉर्ड वगैरह दिया जाता है कि कितना उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग एम्प्लॉय को भी मोटिवेट करते हैं, उनका परफॉर्मेंस निकालते हैं कि हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग परफॉर्मेंस निकाला जाता है, उनको उस हिसाब से मोटिवेट किया जाता है। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के ऊपर डिफर करता है, कोई रिवॉर्ड्स दे देती हैं, कोई उनको मेडल्स दे देता है, कोई नोटिस बोर्ड पर उनका नाम लिख देता है। ठीक है। तो उनको भी हेल्प मिल जाती है इस कंट्रोलिंग प्रोसेस से। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर देखिए, इसके अंदर एक और बात बताऊँ मैं, आपका जो स्कूल होता है, ठीक है, एट द एंड क्या होता है, एनुअल फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर उन पर्सन्स को अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी भी तो परफॉर्मेंस निकाली जाती है, दैट इज परफॉर्मेंस अप्राइजल। ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस को निकाला गया, आपकी परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, आपने 100% स्कोर करा, तो आपको क्या दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है। ये अप्रिसिएशन जो है ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जो कंट्रोलिंग है वो डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखता है, और ऑर्डर यानी यहाँ पर ऑर्डर ये नहीं है कि आप ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी करा था। ऑर्डर का मतलब है कि हर एक चीज़ अपने प्लेस पर होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, डिसिप्लिन का भी ध्यान रखता है कि डिसिप्लिन बना हुआ है नहीं बना हुआ, कैसा एटमोसफेयर है, हर चीज़ का ये ध्यान रखता है। फिर नेक्स्ट आता है फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज एंड efforts for achieving organizational goals. Each department and employee is governed by predetermined standards. यानी हर एक डिपार्टमेंट जो है गवर्न किया जाता है उसी स्टैंडर्ड से जो कि उन्होंने क्या किए थे, पहले सेट किए थे।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा गया भैया तुम इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते और इस स्टैंडर्ड के ऊपर आपने चलना है, तो वो उसी हिसाब से चलेगा। तो यानी पहले से ही जो कोऑर्डिनेशन है वो एक्शन को सोच कर चलता है, ठीक है। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, दिस इंश्योर्स एट ऑल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड। यानी इससे क्या हो जाता है, सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें भी अगर कईयों को डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट करें, आई विल क्लियर योर डाउट्स पॉजिटिवली, ज़रूर करूँगी मैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कंट्रोलिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करते हैं कि किस स्टैंडर्ड के ऊपर हमने काम करना होता है। जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स कहते हैं। स्टैंडर्ड्स दो तरह की हो सकती हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी हो सकती हैं। बट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मैनेजर है उनको ये ट्राई करना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही रखें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो है जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स होती हैं तो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। अब क्वालिटेटिव टर्म्स के अंदर जो हमारी स्टैंडर्ड्स होती हैं उनके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, मान लीजिए गुडविल इंक्रीज करनी है, ठीक है, मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ वो भी इम्प्रूव करना है, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स के। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। जो भी हमने स्टैंडर्ड्स सेट की हैं उसके बाद जो भी हमने काम किया, फॉर एग्ज़ाम्पल वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 1000 गुड्स प्रोड्यूस करने थे, अब हमने किए कितने, मान लीजिए 1200 प्रोड्यूस करें। ये हमारी क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि हमने इतना एक्चुअली में प्रोड्यूस किया है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना कि हमने कितना किया है। अब जो मेजरमेंट होती है कंपनी की परफॉर्मेंस, वो बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व करती है, उसमें बहुत सारी रेशियोज़ फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। ये सारा का सारा हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर इसके अंदर जो लार्ज बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एकदम से चेक करने के लिए, अपनी क्वालिटी वगैरह को चेक करने के लिए एक तरीका अपनाती हैं, उनको क्या कहते हैं, सैम्पल चेकिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि हमने कितना स्टैंडर्ड रखा था, कितनी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है। फिर नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग डेविएशंस। डेविएशंस को एनालाइज करना कि जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी उनको मेजर करा, फिर उसमें से जो गलतियां निकल कर आई, जो भी डेविएशंस थी, 3 तरह की डेविएशंस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। किस तरह की डेविएशन निकल कर आई है, अगर पॉजिटिव निकल कर आई है तो हमें उस वे को आगे बढ़ाना है कि किस वे की वजह से, वो वे फाइंड आउट करना है इस डेविएशन के अंदर कि हमने किस वे को चूज़ किया था, उसकी वजह से हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ। नेगेटिव अगर डेविएशन आई है तो हमें लॉस हो गया, किस पॉलिसी की गलती थी या हमारी क्या गलती थी, उसको हमें दोबारा नहीं दोहराना है, ठीक है। ये सारा का सारा हम लोग डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जो है उसके अंदर हम किसके ऊपर फोकस रखते हैं, की रिजल्ट एरियाज, कि हमारा रिजल्ट क्या है। की रिजल्ट एरियाज विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दीज की रिजल्ट एरियाज आर सेट एज अ क्रिटिकल पॉइंट्स। इन की रिजल्ट एरिया को हम क्रिटिकल पॉइंट से सेटल करते हैं। अगर कुछ भी गलत होता है क्रिटिकल पॉइंट के अंदर तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये आता है एनालिसिस डेविएशन का सेकंड पॉइंट है कि एक तो फर्स्ट हमने करा क्रिटिकल पॉइंट, देन सेकंड वन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेजमेंट को सिर्फ वो बातें बतानी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है किसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अब
ये नहीं कि मैनेजमेंट को छोटी छोटी बातें बताने के लिए जाए एम्प्लॉयज़, तो इसके अंदर हम यही कंसिडर करते हैं जो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मैनेजमेंट को या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकती हैं, उनको लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं या सफ़र करना पड़ सकता है, तो उन्हीं बातों को वो उनको बताना चाहिए। मान लीजिए कि अगर 2% लेबर कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो सिर्फ 2% हुई है, तो ये इतनी ज़्यादा मेजर बात नहीं है। बट अगर यही जो परसेंट है वो 5% होती, 10% होती, तो हम मैनेजमेंट को ये बात बताते। एम्प्लॉयज़ का तब फर्ज बनना चाहिए था कि वो उस बात को ज़रूर बताए, क्योंकि अगर लेबर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसके प्राइस में भी इंक्रीज आएगा, कॉस्ट इंक्रीज होगी, साथ ही साथ फिर वो प्राइस में भी अपना जो प्रोडक्ट है उसका भी प्राइस वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर यही बात है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेजमेंट को सिर्फ मेजर जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वही बतानी है। फिर लास्ट है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेना है, यानी एक्शन जो अब हमें लेना है वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। हमने बात करी थी कि हमारे पास जो डेविएशंस होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है या जीरो डेविएशन है, इसके ऊपर हमें क्या लेना है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सही एक्शन लेना है आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेविएशंस। अब हमने जो पूरा चैप्टर जो है, मान लीजिए इसके ऊपर तो आप देख ही रहे होंगे, एक ही बात बार बार चल रही है इस चैप्टर के अंदर कि आपने क्या करना है, परफॉर्मेंस सेट करनी है, उसको मेजर करना है, किस परफॉर्मेंस को मेजर करना है, उसकी डेविएशन निकालनी है, उसको सही करना है। पूरा चैप्टर का जो मेन तोड़ है वो यही है। ठीक है, प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट। प्रोसेस तो हर एक चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आप प्लानिंग प्रोसेस ले लो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, हर एक प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अब इसके ऊपर हमें क्या लेना है, करेक्टिव एक्शन लेना है जब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, किसके साथ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, जिस हिसाब से हमारी डेविएशंस आई हैं उसके ऊपर हमें अब क्या करना है, उसको सही करना है। जब अगर हमारी नेगेटिव डेविएशन है तो उसको सही करना है कि हमारी कहाँ क्या गलती रही थी जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ा, हमें लॉस बियर करना पड़ा। जीरो डेविएशन है तो जीरो डेविएशन यानी बराबर ही हो गए इंसाफ, लेकिन इस डेविएशन में भी हम ये सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ये सोचेगी कि उन्होंने ऐसी पॉलिसी अपनाई थी कि उनका काम पूरा हो गया, लेकिन क्या वो इससे भी इफेक्टिव पॉलिसी को अपना सकती है, तो वो इससे इफेक्टिव कुछ सोचेगी, कोई अच्छा एक और आइडिया सोचेगी, इनोवेटिव चीज़ को कंसिडर करेगी। पॉजिटिव, पॉजिटिव के अंदर क्या है, अब हमारा जो वो था, गोल था, उसको हमने उस गोल से भी ज़्यादा अचीव कर लिया। 1000 गुड प्रोड्यूस करने थे, 1200 प्रोड्यूस कर लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या देखेगी कि उसने ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई थी या कौन सा ऐसा चेंज किया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसकी मदद से उसने इतनी अच्छी अचीवमेंट करी है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो उस पॉलिसी को आगे के लिए भी रखेगी, फ्यूचर के लिए भी रखेगी, और उस पॉलिसी को थोड़ा बहुत और इनोवेटिव बनाने की कोशिश भी करेगी। फिर इस करेक्टिव एक्शन के अंदर एक बात और आती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर तो उसको ओवर टाइम की नीड है, बहुत अर्जेंट काम है, तो वो ओवर टाइम भी एक करेक्टिव एक्शन होगा कि अगर बहुत सारा काम है और टाइम बहुत कम है, ठीक है, प्रोडक्शन तो बहुत सारी करनी है लेकिन टाइमिंग कम है, तो वो ओवर टाइम का भी यूज़ कर सकती है, ये भी एक करेक्टिव एक्शन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। आज यहाँ पर ही इसी वीडियो के अंदर ही अंदर आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, साथ ही साथ ये चैप्टर बहुत छोटा भी है देखा जाए और चैप्टरों के मुकाबले। और इस चैप्टर के अंदर जितना हमने इस वीडियो के अंदर किया है सिर्फ और सिर्फ वही आपका सिलेबस है, उससे बाहर जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं ढंग उसे सॉल्व ज़रूर करूँगी। एंड बाय बाय।